हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। और दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए आज की ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं सोल्व करने वाला हूँ इसरो सैटेलाइट सेंटर, जिसको अभी हम बोलते हैं URSC, इसका 2016 का क्वेश्चन पेपर, जिसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर है टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, और यह एग्ज़ाम हुआ था 27 नवंबर 2016 को। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर 60, जिसको सोल्व करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया गया है। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे काम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे ज्वाइन लिंक पर जाकर हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एवरेज ऑफ द नंबर्स 10, 14, 18, 26, 32 इज़। तो इसका एवरेज करना है हमें। इन सभी नंबर्स को अगर प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, और टोटल नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा हमारे पास 20। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आग किन कारणों से लगती है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कोज फायर? ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों, फायर जो सर्कल होता है हमारा 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें होता हमें चाहिए फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इन तीनों को मिलाकर हमारा बनता है फायर सर्कल, और इन तीनों में से अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो हमारी फायर नहीं लग सकती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेजिंग एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जो डैश वेल्ड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ब्रेजिंग इज अ वेल्डिंग प्रोसेस यूज टू वेल्ड। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए नॉन फेरस मेटल, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम टू स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी कॉपर टू एल्यूमिनियम, या फिर ऑप्शन डी कॉपर टू स्टील। दोस्तों, ब्रेजिंग जो है, ब्रेजिंग हम यूज़ करते हैं नॉन फेरस मेटल्स के लिए। नॉन फेरस मेटल्स को वेल्ड करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेजिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाष्प संपीड़न प्रतिसन तंत्र में संपीड़क डैश संपीड़ित करता है। इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्रेसर कंप्रेसिस। तो VCR साइकिल की अगर बात करेंगे तो मान लीजिए ये हमारा इवेपोरेटर है, यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद है हमारा कंडेंसर, और ये यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन वॉल्व है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि कंप्रेसर हमारे किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। तो यहाँ पर कंप्रेसर जो करेगा वो इवेपोरेटर से आने वाले रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, और इवेपोरेटर से जो आने वाला वो दोस्तों लो प्रेशर होगा और एक लो टेम्परेचर पे होगा, जिसको वो कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डिलीवर करेगा। तो इसी को अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए को दोस्तों अगर देखेंगे तो निम्न दाब निम्न तापमान वाष्प से उच्च दाब एवं उच्च तापमान वाष्प, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर इनटू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में ये कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशीतन 1 TR का 1 टन डैश के बराबर होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं दोस्तों वो दिए गए हैं BTU में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और 1 टन की अगर बात करें तो दोस्तों वो हमारा होता है 200 BTU पर मिनट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3.205 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर आर इन 3.205 स्क्वायर मीटर्स। दोस्तों, अगर स्क्वायर मीटर को अगर हम स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर हमारा होता है वो होता है इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम 3.205 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर 32,050, 32050। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, समानांतर रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? वेयर डू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट? ऑप्शन ए इंटरसेक्ट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी इंटरसेक्ट एट एंडिंग पॉइंट, ऑप्शन सी डू नॉट इंटरसेक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, पैरेलल लाइन जो होंगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन्स होते हैं? हाउ मैनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 mm? ऑप्शन है 10, 100, 1000 या फिर 10,000। तो दोस्तों 1 mm में होते हैं हमारे 1000 माइक्रोन्स। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3 अंक संख्याओं के अनुगमन में एक प्रशीतक डैश निरूपित करता है। अ रेफ्रिजरेंट फॉलोड बाय 3 डिजिट्स नंबर रिप्रेजेंट्स। ऑप्शंस हैं मीथेन बेस, इथेन बेस, प्रोपेन बेस या फिर ब्यूटेन बेस। तो दोस्तों अगर 3 डिजिट वाले जो रेफ्रिजरेंट की अगर बात करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इथेन बेस को। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। और उसी प्रकार अगर कहीं पे आपसे पूछता है कि 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होते हैं हमारे मीथेन बेस। जैसे कि इथेन बेस हमारे 3 डिजिट वाले रेफ्रिजरेंट जैसे R114 हो गया, ये हमारा इथेन बेस है। वहीं पे मीथेन बेस की बात करेंगे तो जैसे R10 हो गया, ये हमारा मीथेन बेस है। तो इस प्रकार आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप 2 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर टंकी में कितने लीटर पानी को संचित कर सकते हैं? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर यू कैन स्टोर इन 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर टैंक। तो दोस्तों 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें हम जो है 1000 लीटर जो है पानी को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर क्यूब। और 2 मीटर क्यूब के अंदर हम स्टोर कर पाएंगे 2000 लीटर वाटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 संख्याओं को औसत मान क्या है? मीन वैल्यू ऑफ द नंबर्स। तो ये जितने नंबर हैं इनका मीन वैल्यू हमें बताना है। और मीन वैल्यू दोस्तों क्या होता है? मीन वैल्यू होता है हमारा सेंटर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। तो जो हमारा सेट है उसके सेंटर में जो नंबर होगा वह हमारा मीन वैल्यू कहलाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक नंबर्स दिए गए हैं 2.1 से 2.5, और इसके जो सेंटर में नंबर आने वाला है वो होने वाला है हमारा 2.3। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक एक्स वाई समन्वय प्रणाली में कौन सी रेखा समीकरण y बराबर 0 को निरूपित करता है? वट लाइन डज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम? ऑप्शन है यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस अगर दोस्तों हम बनाएंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 दोस्तों कहाँ पर हो सकता है? यहाँ पे सेंटर में जो है ये y इज इक्वल टू 0 हमारा आ सकता है। और ये जो हमारा एक्सिस होगा दोस्तों ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। तो हमारा एक्स एक्सिस जो है y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 13, R134 से प्रशीतक के पास डैश ओजोन अवक्षय विभव एवं भूमंडलीय तापन विभव है। R134 ए रेफ्रिजरेंट हैज़ ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ। तो ये जो हमारे रेफ्रिजरेंट दिया गया है इसका जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है दोस्तों वो होता है 0, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP ये होता है हमारा 1300। इसको आप याद रखेंगे। और ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए में ही दिया गया है 0 एंड 1300 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, HC600A हैज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये एक हमारा रेफ्रिजरेंट है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको याद है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। HC600A की बात करेंगे तो इसको हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा -11.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके नियर बाई अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऑप्शन ए में -12 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशीतन प्रणाली में प्रसरण युक्ति डैश के बीच संयोजित होता है। इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन द। एक्सपेंशन डिवाइस हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कहाँ पर इंस्टॉल होता है, यह यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, मान लीजिए ये हमारा इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के बाद हमारा ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है वो जाता है कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद हमारी होती है एक्सपेंशन डिवाइस। तो हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस होगा वो होगा हमारा कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में। ऑप्शंस में एक बार देख लेते हैं, ये मिलेगा हमें ऑप्शन सी में कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक घरेलू वाष्प
संपीड़न प्रशीतक में सामान्यतः प्रयुक्त प्रशीतक डैश होता है। इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इज। तो डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा रेफ्रिजरेटर कॉमनली यूज होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारा जो कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, वो होता है R12 एंड R134A। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मल करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1.5 स्क्वायर mm कॉपर केबल इज 16 एम्पियर्स। नॉर्मल रेटिंग, कैलकुलेट द करंट कैरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम केबल व्हेन प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हालांकि इसका जो आंसर की में दिया गया है वो यहाँ पर 13 एम्पियर्स दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है दोस्तों वो मेरे को नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं उसको ढूंढ पाता हूँ तो मैं उसको आपको बाद में सोल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक वाष्प संपीड़न चक्र में निम्न तापमान कहाँ पाया जाता है? वेयर डज द लोवेस्ट टेम्परेचर अकर इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल? ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए एंट्रेंस टू कंडेंसर, ऑप्शन बी एंट्रेंस टू इवेपोरेटर, ऑप्शन सी एंट्रेंस टू कंप्रेसर, या फिर ऑप्शन डी एंट्रेंस टू एक्सपेंशन वॉल्व। तो यहाँ पर भी वीसीआर साइकिल देखते हैं। ये इवेपोरेटर होगा हमारा, उसके बाद यहाँ पर ये कंप्रेसर, देन कंडेंसर, और ये हमारा एक्सपेंशन वॉल्व। ये मेनली 4 डिवाइस होती हैं। तो इस साइकिल में मिनिमम टेम्परेचर हमें कहाँ पर मिलने वाला है? तो कंप्रेसर में कंप्रेस होके जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद कंडेंसर में उसका टेम्परेचर कम होगा, एक्सपेंशन डिवाइस से जब निकलेगा तो उसका टेम्परेचर और कम होगा, और वह एंटर करेगा हमारा इवेपोरेटर में। तो हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर दोस्तों होने वाला है वो एक्सपेंशन वाल्व के एग्जिट या फिर इवेपोरेटर के एंट्रेंस पे होने वाला है। ऑप्शंस में अगर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एंट्रेंस टू इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के एंट्रेंस पे हमें मिनिमम टेम्परेचर मिलने वाला है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विंडो एसी के विद्युत परिपथ में सीएसआर एवं पीएससी का क्या अर्थ है? व्हाट डू सीएसआर एंड पीएससी मीन इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ विंडो एसी? तो दोनों की सिंपली फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सीएसआर जो होता है वो हमारा होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, और वहीं पर पीएससी होता है हमारा परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। तो ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी को अगर देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 20, एक विभक्त वायु कंडीशनर डैश सहित उपलब्ध कराया गया है। अ स्प्लिट एयर कंडीशनर इज प्रोवाइडेड विद स्क्रू कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जनरली जो स्प्लिट एसी होते हैं हमारे दोस्तों, उसमें जो कंप्रेसर होता है वो हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू विभक्त यूनिटों में कैपिलरी ट्यूब एक डैश युक्ति है। कैपिलरी ट्यूब इज अ डैश डिवाइस इन डोमेस्टिक स्प्लिट यूनिट्स। ऑप्शन है यहाँ पर ऑन ऑफ, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कैपिलरी ट्यूब जो दोस्तों होती है वो हमारी एक एक्सपेंशन डिवाइस है। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इसको डायरेक्टली मैं इंग्लिश में दोस्तों पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ हाई स्पीड स्टील ड्रिल ऑफ डायमीटर 30 mm टू कट माइल्ड स्टील। द कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील इज टेकन एज 30 मीटर पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर आरपीएम हमें कैलकुलेट करना है हाई स्पीड स्टील ड्रिल का, जिसका डायमीटर 30 mm है, और कटिंग स्पीड जो माइल्ड स्टील की है वो 30 मीटर पर मिनट है। जनरली जो स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा पाई dn डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पर स्पीड दोस्तों दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है n है यहाँ पर आरपीएम, और s है स्पीड, d है डायमीटर। तो n को अगर हमें सोल्व करना है तो, और नीचे आ जाएगा हमारा पाई d। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कटिंग स्पीड 30 दी गई है, इसको डिवाइड करेंगे पाई, और डायमीटर जो दिया गया है दोस्तों ड्रिल का वो भी 30 है। तो 30 से यहाँ पर 30 कट जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी अगर देखते हैं आप, तो वो है हमारा 1000 डिवाइड बाई 3.14। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
ब्लीड ऑफ ऐसी प्रक्रिया है जिसे डैश में स्केल फॉर्मेशन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लीड ऑफ इज अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू मिनिमाइज द स्केल फॉर्मेशन इन। ऑप्शन है यहाँ पर कंडेंसर कोयल, ट्यूब सीट, कूलिंग टावर वाटर या फिर शेल। तो दोस्तों ब्लीड ऑफ जो प्रक्रिया है इसको हम यूज़ करते हैं कूलिंग टावर में स्केलिंग को कम करने के लिए। कूलिंग टावर में दोस्तों इवेपोरेशन की वजह से जो है स्केलिंग हो जाती है, उसको कम करने के लिए हम ब्लीड ऑफ एक प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे इसकी स्केलिंग को कम किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, पंप डाउन इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज ए प्रोसेस ऑफ पंपिंग द एंटायर रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम टू एक्यूमुलेट इन डैश। ऑप्शन है यहाँ पर लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट, वेट वेपर स्टेट या फिर सैचुरेटेड स्टेट। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो पंप डाउन प्रक्रिया है उसमें जो हम रेफ्रिजरेंट को एक्यूमुलेट करते हैं वो हम करते हैं लिक्विड स्टेट में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से डैश कवच एक ट्यूब जल शीतल संघनित्र का भाग नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। ऑप्शन हैं रेफ्रिजरेंट कनेक्शंस, ऑप्शन बी वाटर बॉक्सेस, ऑप्शन सी कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन डी ट्यूब्स। तो सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर जो होता है दोस्तों उसमें रेफ्रिजरेंट कनेक्शन पाए जाते हैं, वाटर बॉक्सेस भी उसमें होते हैं और ट्यूब्स भी होती हैं। उसमें नहीं होता है तो वो है हमारा कैपिलरी ट्यूब। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वाष्पित्र संघनित्र गैस को डैश द्वारा संघनन करता है। द इवेपोरेटिव कंडेंसर कंडेंसेस द गैस बाय। तो इवेपोरेटिव जो कंडेंसर होता है दोस्तों उसकी मान लीजिए ये कुछ ट्यूब्स होती हैं इस टाइप से, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर कुछ स्प्रे की नोजल्स लगी होती हैं जो इसके ऊपर स्प्रे करती रहती हैं। तो ये जो नोजल्स हैं दोस्तों ये वाटर को स्प्रे करती रहती हैं इन ट्यूब्स के ऊपर। तो जो हमारी गैस है हमारी ट्यूब्स के अंदर उसको ये इवेपोरेटर किस प्रकार से कंडेंस करता है। ऑप्शन डी को यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इवेपोरेटिंग वाटर ओवर द कंडेंसिंग ट्यूब। तो ट्यूब्स के ऊपर वाटर गिरता है और वह इवेपोरेट होता है जिससे कि हमारी जो गैस उसके अंदर से फ्लो हो रही है उसकी हीट कम होती है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों, F = 9/5 इंटू सी प्लस 32। यहाँ पे बस सिंपली सी की जगह पे हम 25 रख देंगे तो ये इससे जाएगा 5 टाइम्स 9 × 5 45 प्लस 32। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सामान्यतः डैश विषय वस्तु के आधार पर जल का वर्गीकरण मृदु एवं कठोर के रूप में किया जाता है। वाटर इज जनरली क्लासिफाइड एज सॉफ्ट और हार्ड डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ। ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड। तो हमारा जो वाटर हार्ड एंड सॉफ्ट होता है दोस्तों वो होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 29, एक ब्लात ड्राफ्ट शीतल टावर में शिथिल अवधमन डैश के बराबर होता है। इन अ फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर ब्लो डाउन लॉसेज इज इक्वल टू। ब्लो डाउन का दोस्तों एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखेंगे, इवेपोरेटिव लॉस डिवाइड बाई COC -1। COC होता है हमारा साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है ब्लो डाउन का इन कूलिंग टावर। तो इस फॉर्मूला को अगर ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो ये हमें मिलेगा इवेपोरेटिव लॉसेस डिवाइड बाई COC -1। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अप्रत्यक्ष प्रकार के वाष्पन में वाष्पन कुंडलियाँ सर्वप्रथम को अवशोषक करके द्वितीयक प्रशीतक को शीतल करता है। In indirect type evaporation, the evaporator coils first cools the secondary refrigerant by absorbing। ऑप्शन है सेंसिबल हीट, बॉडी हीट, लेटेंट हीट या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इनडायरेक्ट टाइप इवेपोरेशन में जो इवेपोरेटर कोइल्स होती है हमारी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट से
लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। लेटेंट हीट दोस्तों होती है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की इस वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं, बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्व करके अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और मेरे एफर्ट्स को आप सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से जुड़ी हुई वीडियो मैं इन फ्यूचर भी लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।